नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अहम खबर के साथ करेंगे। कौशल विकास एवं समायोजन विभाग उत्तराखंड द्वारा मेधा संस्था द्वारा एक दिवसीय रोजगार की राहें इंडस्ट्री अकादमिक साझेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय सम्मेलन का कौशल विकास एवं सेवायोजन दुग्ध पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकारी ITI का परिवर्तन नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ITI और उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करना है, कौशल अंतर को कम करना और उत्तराखंड के युवाओं के लिए सार्थक कैरियर के रास्ते तैयार करना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थान अपने ट्रेड और रोजगार मांग दे ताकि हम अपने ITI के युवाओं को उनकी ट्रेड और मांग के अनुसार ट्रेनिंग देकर तैयार कर सकें, ताकि ITI ट्रेड युवाओं को शीघ्र रोजगार मिल सके। उन्हीं रोजगार के लिए इधर उधर ना इन युवाओं को भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि ITI संस्थानों में साधारण परिवार के मध्यम पढ़ाई वाले बच्चे आते हैं, इसलिए हम सभी का उनका भविष्य संवारने का दायित्व है। ब्रांड है उत्तराखंड में जो 60,000 के आसपास फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई हैं। पर्वतीय समाज के लोग, हमारे पर्वतीय ज़िले के लोग, हमारे तराई के लोग, सब बहुत मेहनत करके जो है ये जो उत्पादन का काम करते हैं। और अगर इंडस्ट्रीज़ हमको सपोर्ट करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि उन लोगों की आजीविका में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उनके रेट्स बेटर हो सकते हैं, उनके टाइम में पेमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्शन दूध का बढ़ सकता है। तो मैंने निवेदन किया है, मैं हर जगह जिस जगह भी जाता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने आंचल दूध की जो अपना ब्रांड है आंचल उत्तराखंड, उसको वो आगे रिशेप कर सकूँ, प्रोपोगेट कर सकूँ उसके बारे में, और जनता को जितना ज़्यादा उससे जोड़ सकूँ। और उसी का नतीजा है कि आज हम हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट में पहुँचे हैं। उत्तराखंड में 2,85,000 लीटर हमने प्रोक्योर किया है और हमने लगभग जो हमारी सेल है वो भी 30% बढ़ी है। विभाग के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मंत्री के रूप में मेरी तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वह अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। अब वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रम में भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन के सभी मदरसों में क्या पढ़ाई कराता है, इसे कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ाएंगे। उन्होंने साफ किया कि अब मदरसों में ना तैतानिया चलेगा, ना ही फोकानिया, ना पंजूम, ना मुंशी, ना मौलवी, ना मौलिम। हमें हमारे बच्चों को भी पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। वहीं मदरसों में बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि हमारे मदरसों में 2023 से NCERT की जो किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। हमारे बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो अन्य स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वे अलग अलग बयान देते हैं। शमून कासमी ने कहा कि वह मदरसा बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। वहीं अब वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों ही अपने अपने स्तर से छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं। बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें 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 हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान।
हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा, वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी, कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है, हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है, आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। देखिए, मदरसा बोर्ड एजुकेशन के लिए काम करता है और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं वो मदरसे हैं जो नियमित तौर से रजिस्टर्ड हैं, और वो जो एजुकेशन हम उन्हें देते हैं तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन यानी NCERT का सिलेबस उन सारे मदरसों में हमने 2023 से लागू किया है। और 2024 में उन बच्चों ने जो रिज़ल्ट उनका आया वो लगभग 96% से ज़ायद है, और बच्चों में एक उत्साह है, उमंग है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हमने उन बच्चों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और ये सच्चाई है कि मदरसों में जो एजुकेशन अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, और मदरसों से रिलेटेड लोगों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए मेन स्ट्रीम की जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन थी उससे दूर रखा और सिर्फ धार्मिक एजुकेशन उन्हें दी जाती थी। 2023 में हमने NCERT को प्रैक्टिकली तौर से लागू किया और बच्चे उसमें प्रगति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ कर के उनका भी विकास हो, वो इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें और अपने देश प्रदेश का नाम वो भी रोशन करें, और अच्छी एजुकेशन हासिल करके वो एक स्वयं रोज़गार के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर या अन्य में प्रदेश भर में संचालित हो रहे अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कोटद्वार के बाद पौड़ी में भी प्रशासन की टीम ने अवैध मदरसों पर एक्शन लेते हुए एक और मदरसे को सील कर दिया। तहसील प्रशासन के साथ अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग की टीम ने जेल गदेरे के समीप संचालित हो रहे मदरसे का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि मदरसा संचालक ने एजुकेशन सोसाइटी का पंजीकरण तो करवाया है, लेकिन उत्तराखंड शासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता बिनियम बली 2019 के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करवाया है। मान्यता न होने पर मदरसे को सील कर दिया गया। पूर्व में जो निर्देश जारी हैं उसके क्रम में अपंजीकृत मदरसे जो संचालित हैं उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त थे, जिसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जो हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी मौके पर थे, उप शिक्षा अधिकारी और राजस्व की टीम और पुलिस विभाग के द्वारा वहां पर उनके कागजातों की जांच की गई, जिसमें वहाँ पर जो मौजूद कोषाध्यक्ष थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके मदरसे की उन्हें मान्यता नहीं ली गई है, जिसके क्रम में उन्हें उत्तराखंड मदरसा नियमावली को बताया गया तथा उन्हें मदरसे को संचालन के लिए विधिवत जो भी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय में अपने कागजात जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है, और तब तक के लिए उनके मदरसे को। वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने अधिकारियों के साथ लालकुआं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जिससे जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर संभावित उपायों पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जा सके। इस दौरान उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने संबंधित प्रशासनिक टीम के साथ विभिन्न कॉलोनियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नालों और जल भराव की स्थिति से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने जल भराव की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के लिए नालों की सफाई कार्य में तेजी लाने तथा जल भराव की पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्थायी समाधान की योजना बनाने हेतु निर्देशित किया।
चलिए, मसूरी में प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित रस्किन बॉन्ड ने इस वर्ष 19 मई को होने वाले अपने 91वें जन्मदिन के अवसर पर मसूरी स्थित कैम्ब्रिज बुक स्टोर में आयोजित होने वाली पारंपरिक सार्वजनिक जश्न को रद्द करने का निर्णय लिया। ये कदम उन्होंने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में उठाया। रस्किन बॉन्ड ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वह अपने पाठकों के साथ जन्मदिन मनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पहलगाम की त्रासदी अभी भी सभी के दिलों में ताज़ा है और इस कठिन समय में हम सबको पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हालांकि बॉन्ड ने बताया कि जून में कैम्ब्रिज बुक स्टोर में अपने पाठकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए वो जाएंगे। Hello readers and friends, thank you for your good wishes on my 91st birthday. I was hoping to be in the bookshop meeting all of you and with books, with several new books signed and the books of course are there and they're signed, but for various reasons I won't be able to have a public celebration this year. You know, we've just had that tragedy in Kashmir, followed by an unpleasant conflict. And I think maybe it's time to just reflect. And also the fact that I can't see much now, and I'm hobbling around, but maybe in June, and when things are different, I'll come to the bookshop and meet readers. And my thanks to Cambridge Book Depot, who have over the years been selling, supporting me and my books, and continue to do so. And I'm sorry to take up so much room in his bookshop. Very selfish of me. So, but there it is, and thank you all. I look forward to a year of peace and prosperity for the country, for India, Bharat, and may you all. में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना की वीरता, पराक्रम और साहस बलिदान के लिए भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन जहां पूरे देश में किया जा रहा है, वहीं विकास नगर विधानसभा में भी इसका आयोजन हुआ। वहीं ये तिरंगा यात्रा वेदांश चौक से लेकर डाक पत्थर रोड तिराहा तक निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। वहीं आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये शौर्य यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम, साहस और बलिदान को लेकर पूरे देश भर में निकाली जा रही है। इस क्रम में विकास नगर में भी इस शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम ने पूरे दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों को तो चमकाया ही है, पाकिस्तान को घोषित करने का काम किया। जिस प्रकार से हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के नोट को ध्वस्त किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, फिर से पाकिस्तान के अंदर तमाम सारे एयर बेसिस को उसको पूरे के पूरे ध्वस्त करने का काम किया। भारत के सेनाओं का लोहा पूरे दुनिया ने माना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प शक्ति, उनके दृढ़ निश्चय, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति और पूरे दुनिया को बताया देश का जब सवाल होता है तो भारत के 140 करोड़ देशवासी मुट्ठी बंद करके दुनिया के किसी भी
भारत की तरफ उठने वाली कोई भी दूरदृष्टि को उसको जमीन दोज करने की हैसियत रखता है। आज पूरी दुनिया दांतों तले अंगुली दबा करके सोच रही है कि तमाम सारे आधुनिक हथियारों की, तमाम सारे चाइनीज हथियारों की धौंस देने वाले पाकिस्तान को किस प्रकार से उनके घर में कैद करके चारों तरफ से घेरने का काम किया गया। आश्रम वैदिक इंटर कॉलेज। आज यहाँ पे आए हैं, क्या है सर, आज जम्मू कश्मीर में जो युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना ने उसकी जीतने की खुशी में तो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कौन से स्कूल में हैं आप? ARVI। में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कुछ तकनीकी पेच के चलते थोड़ी देर हुई है, लेकिन जल्द ही चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का भी दावा किया है। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, समय समय पर आरोप लगाना उनका एक राजनीतिक दायित्व है। अगर आरोप में कहीं ऐसा कुछ मतलब की बात निकलती है तो सरकार उस पर भी संज्ञान लेती है और उस पर संज्ञान लेते हुए रास्ता निकालने की कोशिश करती है। कांग्रेस का आरोप लगाना अपने आप में उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सरकार बिना उनके आरोप के, बिना उनके द्वारा लांछन लगाए जाने के अपना काम कर रही है और इस सरकार को, जनता की सरकार को, स्थानीय सरकार को शीघ्र ही काम। वह मसूरी वन विभाग द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पानी बाली बैंड पर सड़क किनारे अनधिकृत रूप से किया जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मसूरी DFO अमित कुमार ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बिना मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और वन विभाग की अनुमति के विशाल लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था। विभाग द्वारा कई बार अवैध रूप से बनाए जा रहे लोहे के स्ट्रक्चर न बनाए जाने को लेकर नोटिस भी दिया गया, परंतु उस व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण को जारी रखा गया, जिस पर बुधवार को वन विभाग की टीम द्वारा बनाए गए लोहे के स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर की जगह पर कई कीमती प्रजाति के पौधे और पेड़ थे जिनको नुकसान पहुंच रहा था और वह क्षेत्र भी वन आरक्षित घोषित है। ऐसे में बिना विभाग की अनुमति और उक्त स्थान पर निर्माण नहीं हो सकता था, जिस पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। में CBSE बोर्ड की वार्षिक परिणाम में 10वीं कक्षा के छात्र ताबिश चांद ने 96% अंक लेकर रुड़की और अपने समाज का नाम रोशन किया। ताबिश चांद की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान ताबिश चांद ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक सफल डॉक्टर बनकर सर्व कर सकूं और हर समाज के लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके भविष्य को संवारने का काम करें। वहीं ताबिश चंद ने कहा कि हमारे पूरे परिवार का ताबिश के सपने को साकार करने में सबका हमेशा सहयोग बना रहेगा। आगे भविष्य में इंशाल्लाह मेडिकल लाइन में जाने का इरादा है। इस सब कामयाबी के पीछे परिवार में किसका हाथ मानते हैं? माता का मानते हैं या पिता का मानते हैं या दोनों का? वैसे तो दोनों का ही है, दोनों ने ही बहुत मोटिवेट किया है, मतलब होमवर्क के लिए भी और बाकी जितनी भी कोचिंग है, और मेरे बड़े पापा ने भी बहुत साथ दिया है, मेरे भाइयों ने भी, सभी ने बहुत हेल्प करी है कोचिंग फाइंड करने में भी, और जो स्टडी है आगे आप क्या करेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छी मेंटोरशिप दी है। नहीं, ये तो स्टार्टिंग से ही था कि मेडिकल लाइन में जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी अच्छी थी और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मेडिकल में ही जाने का इरादा है। भाई हमारा बच्चा है, हम इसकी और हेल्प करेंगे, जहाँ से पढ़ना है उसके लिए हम हर वक्त खड़े से तैयार। बस समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम अपने समाज को मिल गए, बच्चों को पढ़ाओ, जितना पढ़ाओगे उतना सुखी रहोगे। अगर नहीं पढ़ाओगे कुछ हासिल नहीं है बच्चों के लिए, बगैर भविष्य में कुछ है ही नहीं।
बिना शिक्षा के तो कुछ है ही नहीं। तो हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे किसी तरह भी पढ़ा। चैंपियन विवाद में एक नया मोड़ उस समय आ गया जब कुहा हेडा से रुड़की आते समय सोलानी नदी के पुल से लंढोरा तक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनके काफिले को ओवरटेक कर टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विधायक उमेश कुमार ने अपने कार्यालय पर इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि एक और देश युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है, वहीं ऐसे मानसिकता के लोग अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये गाड़ियाँ पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के काफिले की थीं, जिन्होंने उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी बताया कि वह कोतवाली में तहरीर देने जा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके काफिले पर हमला करने वाली गाड़ियों में पूर्व विधायक भी मौजूद थे। अब इस मामले ने फिर तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सवाल ने बताया कि उमेश चैंपियन के बीच पहले से विवाद चल रहा है। वहीं गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ, जिस पर एक पक्ष ने आरोप लगाया कि गाड़ी में पत्थर मारकर शीशा तोड़ा गया। वहीं दूसरे पक्ष ने गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाक्रमों में पुलिस जांच कर रही है। तहरीर आने पर तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर की तरफ से आ रहे थे, बहादुरपुर फाटक के बाद जब सोलानी पुल आया तो बहुत तेजी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेजी के साथ आई, जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया। तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेजी से एकदम गाड़ियां घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेजी के साथ। उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेजी के साथ आया, उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीजी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंढोरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, इसका तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीजी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता बीच में शांत हो गया, फिर भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मतलब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। जबरदस्ती आके घुसना, जबरदस्ती आके बदतमीजी करना, कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई, तो हद हो गई है। पार्टी को भी संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों जबरदस्ती ढो रही है, मेरी समझ से बाहर है ये बात। अभी दे रहे हैं। माहौल चल रहा है आप सोचिए, इस समय पूरा देश यूनाइट हुआ है, बॉर्डर पर तनाव है, चारों तरफ तनाव है ना। देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, सब चीज़ें की जा रही हैं, ताकि एक मॉक ड्रिल चल रहा है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना, ये मुझे लगता है बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है। अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियाँ शुरू कर दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। जब वो हादसा हुआ था ये उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो, सोलानी से लेके लंढोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियाँ कर रहा है गाड़ियों के साथ। कि पिछले 1 घंटे से प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है, जैसे कि दोनों पहले से भी उनकी आपस में मनमुटाव और विवाद रहे हैं। तो आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। एक पक्ष का आरोप है, अभी ओरली उन्होंने हमें बताया है, ऑन पेपर तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस हम अपने जो फैक्ट उन्होंने बताए हैं उस पर जांच कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे एक घटनाक्रम की गाड़ी में एक पत्थर पड़ा और उसका शीशा तोड़ा, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा कहीं सोनाली पुल के आसपास गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेके टकरार हुई। 2 घटनाक्रम है, तो दोनों में हम अपने एंगल से जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस पे। चूँकि दोनों पक्षों ने ओरली पुलिस को सूचित किया है, रिटन कंप्लेन अभी नहीं आई है। जैसे कंप्लेन आती है हम उन कंप्लेन के तथ्यों के आधार पर और जो हमारी अभी वहीं देहरादून में एक असहाय बुजुर्ग महिला के मकान पर किराएदार द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया। असहाय बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की।
एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा शिकायत की त्वरित संज्ञान लेकर बुजुर्ग महिला की हर संभव सहायता के निर्देश दिए गए। देहरादून पुलिस ने एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस द्वारा किराएदार से वार्ता कर कुछ ही घंटों में उसकी सहमति से घर को खाली करवाया। पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए बुजुर्ग महिला द्वारा एसएसपी दून पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।